हम लोग पहुंचे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट थी वो हम लोग कर रहे थे। एडजस्टमेंट नंबर 3, द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹1,20,000। तो हम लोगों ने एक सेलिंग प्राइस की जर्नल एंट्री किया। मैंने बताया आपको कि 1,20,000 इन्वेस्टमेंट्स की सेलिंग प्राइस है। तो इन्वेस्टमेंट्स में होगा क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होगा क्रेडिट, तो बैंक में होगा डेबिट। कौन सी बैंक? इन्वेस्टमेंट मतलब सेक्शन बी, सेक्शन बी में इनफ्लो, ये सेक्शन बी है, इसमें इनफ्लो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स की सेलिंग प्राइस है 1,20,000, यहाँ पे हुआ ऐड मतलब डेबिट, यहाँ पे हुआ ऐड मतलब डेबिट, सेक्शन बी में ऐड कर दिया हमने, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया क्रेडिट। वर्किंग नोट्स में हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब जो प्रॉफिट हुआ 20,000 वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, अब 20,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट। पीएनएल में क्रेडिट मतलब लेस इनकम्स, पीएनएल में क्रेडिट मतलब यहाँ पे लेस इनकम्स में 1 नंबर यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000। क्रेडिट मतलब लेस या लेस मतलब क्रेडिट 20,000, ये हमारा सेक्शन ए। ठीक है, तो सेक्शन ए में पीएनएल में लेस इनकम्स में प्रॉफिट आएगा 20,000। तो एक जर्नल एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स, सेक्शन बी में डेबिट और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट, और एक जर्नल एंट्री 20,000 की इन्वेस्टमेंट में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट। बैलेंसिंग बाद में करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को टैली बाद में करेंगे। इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4, इट हैज प्रोवाइडेड, इट मतलब कंपनी, इट हैज प्रोवाइडेड ₹5 लाख फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर 2011-12, मतलब करंट ईयर में 2011-12 हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर में 5 लाख रुपीस का हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, करंट ईयर में 5 लाख रुपीस का प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया। अब हम लोग यहाँ पे 2 अकाउंट बना लेंगे वर्किंग नोट्स में। एक यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दूसरा अगर प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ हो तो। प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, वैसे दोनों का रूल सेम होता है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 2 लाख और 5 लाख, ये लायबिलिटी है। ये 2011 मतलब ओपनिंग, 2012 मतलब क्लोजिंग, 2 लाख और 5 लाख प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। वैसे जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के रूल्स होते हैं वही प्रपोज डिविडेंड के रूल्स होते हैं, बट इस क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ नहीं है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख और 5 लाख, पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत देर लगेगी समझने में, बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। जैसे जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो हम लोग एक नया अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस है हमारा 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 5 लाख। तो 2 लाख में मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस हुआ हमारा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 5 लाख में मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि करंट ईयर में, एडजस्टमेंट में बोला हुआ था कि करंट ईयर में हम लोगों ने 5 लाख रुपीस का प्रोविजन बनाया है, तो जितना प्रोविजन बनाते हैं उतना प्रोविजन फॉर टैक्स में होता है क्रेडिट और पीएनएल अकाउंट में होता है डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्स में होता है क्रेडिट और पीएनएल में होता है डेबिट। और एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि हम लोगों ने 5 लाख रुपीस का ही प्रोविजन बनाया है, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि हमने 5 लाख रुपीस का प्रोविजन बनाया, तो ये 5 लाख यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। पीएनएल में डेबिट मतलब एड एक्सपेंसेस। सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस में फर्स्ट पॉइंट प्रोविजन
फॉर टैक्सेशन, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग, और ये है फाइलिंग। यहाँ पे हो गया डेबिट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हो गया क्रेडिट। मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को अभी टैली कर देता हूँ, बाकी सारे अकाउंट मैं बाद में टैली करूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को अभी टैली कर देता हूँ। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, इसका डेबिट का टोटल 5 लाख, क्रेडिट का टोटल 7 लाख। अब 7 लाख क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, तो 7 लाख में से ये 5 लाख माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा 2 लाख। ये जो डिफरेंस आया 2 लाख, इसको हम पे करेंगे, इसको बोलते हैं लास्ट ईयर का टैक्स हमने पे किया। तो टू बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क, ये लास्ट ईयर का पे किया 2 लाख, मतलब जितना भी डिफरेंस आया डेबिट साइड पे, ये लास्ट ईयर का जो टैक्स हमने पे किया वो है। करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं तो यहाँ पे होता है क्रेडिट, तो पीएनएल में होता है डेबिट। लास्ट ईयर का पे करते हैं तो यहाँ पे होगा डेबिट, तो बैंक में होगा क्रेडिट। कौन सी बैंक में होगा क्रेडिट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की लास्ट लाइन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट 3, तो यहाँ पे होगा डेबिट, तो सेक्शन ए में क्रेडिट। सेक्शन ए में लास्ट लाइन होगी हमारी ये रहा, ये सेक्शन ए है हमारा, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। सेक्शन ए के पार्ट 3 में लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे हम लोग 2 लाख रुपीज पे कर देंगे, ये 2 लाख रुपीज हम पे कर देंगे, ठीक है। ये सेक्शन ए का पार्ट 3, ये सेक्शन ए का पार्ट 2, और सेक्शन ए का पार्ट 1, ठीक है। ब्रैकेट्स कभी भी आपको लिखने नहीं है, जो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। तो ये 2 लाख हमने पे कर दिया, बाकी सारे अकाउंट्स में बाद में टैली करूंगा। आगे एडजस्टमेंट नंबर 4 तक हो गया, अभी 5। ड्यूरिंग, यहाँ पे द आएगा, ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 द कंपनी हैज पेड ₹1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इसके लिए इंटरिम डिविडेंड के लिए, इंटरिम डिविडेंड के लिए कोई भी अकाउंट अलग से बनाना जरूरी नहीं है, कोई भी अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, बस 1 लाख रुपीज इंटरिम डिविडेंड पे कैसे करते हैं? पीएनएल में होता है डेबिट, यहाँ पे पीएनएल में डेबिट होगा 1 लाख, एड एक्सपेंसेस में यहाँ पे लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड 1 लाख, तो पीएनएल में डेबिट होगा, एड एक्सपेंसेस में 1 लाख, यहाँ पे होगा डेबिट, तो बैंक में होगा क्रेडिट। ये पीएनएल में हुआ डेबिट, एड एक्सपेंसेस, तो बैंक में होगा क्रेडिट। कौन सी बैंक? डिविडेंड मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग मतलब सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में, ये सेक्शन सी है हमारा, सेक्शन सी में आउटफ्लो में हम लोग लिखेंगे 1.1 नंबर, फर्स्ट पॉइंट इंटरिम डिविडेंड पेड 1 लाख, ठीक है। तो पीएनएल में हो गया डेबिट और सेक्शन सी में हो गया क्रेडिट, इसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना। अब मैं स्टेप्स बता देता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, ये बाद में थियरी वाले पेजेस में लिख देना, या मैं भी ऊपर थियरी वाले पेजेस में चले जाता हूं। ये हमारे थियरी वाले पेजेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थियरी वाले पेजेस में टॉपिक नंबर 9। आप लोग भी ये थियरी वाले पेजेस में लिखना, बैलेंसिंग करके मैं एक टॉपिक लिख देता हूँ कि कौन सा अकाउंट पहले बैलेंस करना है, कौन सा बाद में, या आप बोल सकते हो स्टेप्स, क्या पहले सॉल्व करना है क्या बाद में। स्टेप 1 होता है ऑब्वियसली हमेशा एडजस्टमेंट्स, सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करना, जो अभी हमारी हो गई 5। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी सारे अनटिक आइटम्स हैं उनको सॉल्व करना। ओल्ड बैलेंस शीट के जो भी अनटिक आइटम्स हैं, मतलब जिसका हमने वर्किंग नोट में अभी तक कोई अकाउंट नहीं बनाया,
वर्किंग नोट में अभी तक कोई अकाउंट नहीं बना है, अनटिक आइटम, उनको सॉल्व करना। उसके बाद वर्किंग नोट्स में जो जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं उनको बैलेंस करना। पहले एडजस्टमेंट्स, फिर ओल्ड बैलेंस शीट, फिर वर्किंग नोट्स में जो सारे अकाउंट्स बनाए वो, उसके बाद पूरा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सेक्शन ए बी सी करके टैली करना है। तो एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी, पहला स्टेप हो गया। अभी हम ओल्ड बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ अनटिक आइटम्स। अभी ये हमारे सम्स वाले पेजेस, जो क्वेश्चन 4 चल रहा था हमारा, ये क्वेश्चन 4। अब अनटिक आइटम्स एसेट साइड पे शुरू करते हैं। सुनना ध्यान से मेरे रूल्स। फिक्स एसेट्स का हमने टिक किया हुआ है, मतलब वर्किंग नोट्स में अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट को टिक किया हुआ है, मतलब वर्किंग नोट्स में अकाउंट है। स्टॉक 3 लाख और 2 लाख। अब जो अनटिक आइटम्स है, अनटिक आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमारे काम का नहीं है। मेरे शब्द अच्छी तरह से सुनो, हो सके तो लिख देना या रिकॉर्डेड वीडियो बार बार सुन के बार बार देख के रूल्स बनाते जाना। अनटिक आइटम में थे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस काम का नहीं है। अनटिक आइटम्स में थे जो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है वो हमारे काम का है। तो स्टॉक याद रहेगा, अनटिक आइटम में थे, डिफरेंस हमारे काम का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, द डिफरेंस ऑफ अनटिक आइटम्स is recorded in cash flow statement। ठीक है, जो अनटिक आइटम है उनका जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो हमारे काम का है। ओपनिंग बैलेंस भी नहीं, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं, डिफरेंस हमारे काम का है। तो स्टॉक जो है ये करंट एसेट होता है। करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ना एडजस्टमेंट्स में 99% करंट एसेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है। मतलब अभी तक आप देखोगे ना आपके आंसर में, जो सेक्शन ए का पार्ट 2 है, देखो ये सेक्शन ए का पार्ट 2, इसमें देखो हमेशा ये ब्लैंक ही होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आते हैं और वो डायरेक्टली ओल्ड बैलेंस शीट में से सॉल्व होते हैं। 99.99% इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है। और मैंने आपको क्या बताया था थियरी वाले पेजेस में, मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया था कि करंट एसेट्स में उल्टा रूल, क्या बताया था, करंट एसेट्स में उल्टा रूल, रिवर्स रूल, करंट एसेट्स में उल्टा रूल, और करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल, मतलब डायरेक्ट रूल। कहने का मतलब है करंट एसेट अगर बढ़ जाए तो कम करो। सुनना ध्यान से, ये थियरी वाले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। करंट एसेट्स अगर बढ़ जाए तो हम कम करेंगे, कम हो जाए तो हम बढ़ाएंगे। करंट एसेट में उल्टा रूल, करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल। करंट लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ाओ, कम हो तो कम करो। चलो, जैसे स्टॉक है तो स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, ये वाला, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, तो 1 लाख रुपए स्टॉक कम हो गया। ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। डेट्स का ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख, तो 1 लाख रुपए स्टॉक कम हो गया। 1 लाख रुपए स्टॉक कम हो गया तो हम लोग बढ़ाएंगे, हम लोग 1 लाख रुपए बढ़ाएंगे। कहां पे बढ़ाएंगे, वर्किंग कैपिटल में, एड में फर्स्ट पॉइंट करके जाके लिखेंगे 1 लाख। अब ये स्टॉक कम हो गया तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक। अगर आपको डिक्रीज इन स्टॉक लिखने नहीं आता है तो सिर्फ स्टॉक लिख दोगे तो भी चलेगा। स्टॉक 1 लाख रुपए कम हो गया तो मैंने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया मतलब मैंने ऐड कर दिया। आप सिर्फ स्टॉक लिखोगे तो भी चलेगा, और ज्यादा डिटेल में लिखते हो डिक्रीज इन स्टॉक तो ज्यादा अच्छा। डिक्रीज इन स्टॉक पूरा लिखते हो तो अच्छा। तो 1 लाख रुपए स्टॉक कम हो गया तो मैंने 1 लाख रुपए बढ़ा दिया, मतलब मैंने वर्किंग कैपिटल में ऐड कर दिया 1 लाख। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद है डेटर्स 2 लाख और 3 लाख।
डेटर्स 2 लाख और 3 लाख मतलब 1 लाख रुपए डेटर्स, 1 लाख रुपए डेटर्स बढ़ गए, करंट एसेट बढ़ गया तो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हम 1 लाख रुपए कम कर देंगे। डेटर्स बढ़ गया तो हम लोग कम कर देंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे लेस पे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट 1 लाख इंक्रीज इन डेटर्स, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स। तो डेटर्स 1 लाख रुपए बढ़ गया तो मैंने कम कर दिया, मतलब मैंने लेस कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस ये 10 लाख क्लोजिंग में दिया हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग में डैश है, ये ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में 10 लाख है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्लोजिंग 10 लाख, बस फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, ज्यादा मत सोचो। क्लोजिंग में बैंक बैलेंस 10 लाख है। अब ये कहां पे आता है, ये लास्ट लाइन में आता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। यहां पे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 10 लाख बैंक बैलेंस यहां पे। तो बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैंक बैलेंस 10 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा वो सब धीरे धीरे बताऊंगा। क्लोजिंग बैंक बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा, ठीक है। 10 लाख डन। डन, यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपीस लिख दिया। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभी मैं ये बैंक ओवरड्राफ्ट समझा देता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेरे को समझाना है, मेरे को मालूम है, पहले ये बैंक ओवरड्राफ्ट समझा देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट में ओपनिंग में 2011 में 1 लाख रुपीस दिया हुआ है, मतलब साल के शुरू में बैंक ओवरड्राफ्ट था 1 लाख। हम लोग बचपन से बैंक ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव बैंक बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव बैंक बैलेंस, मतलब ओपनिंग में 1 लाख रुपीस नेगेटिव बैंक बैलेंस था। तो मैं क्या करूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाऊंगा, सेकंड लास्ट लाइन में जाऊंगा। सेकंड लास्ट लाइन में यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग बैंक ओडी लिख देता हूं मैं, ओपनिंग बैंक ओडी इक्वल टू 1 लाख, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि साल के शुरू में नेगेटिव 1 लाख रुपीस बैलेंस था, साल के शुरू में 1 लाख रुपीस नेगेटिव बैंक बैलेंस था, और साल के अंत में 10 लाख प्लस में बैंक बैलेंस था, ठीक है। तो साल के शुरू में 1 लाख रुपीस नेगेटिव बैंक बैलेंस था, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स माइनस 1 लाख। या बहुत सारे प्रोफेसर माइनस नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट इज नेगेटिव। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिख के देखोगे ना 1 लाख ब्रैकेट में, तो अपने आप वो माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट या माइनस एक ही बात होती है। देखो मैं फिर से लिख के बताता हूं, अगर आप ब्रैकेट में 1 लाख लिखोगे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको माइनस मान लेगा, है। तो ब्रैकेट या माइनस एक ही बात होती है। तो साल के शुरू में 1 लाख रुपीस नेगेटिव बैंक बैलेंस था, और साल के अंत में 10 लाख रुपए प्लस में बैंक बैलेंस था। ओके, आगे इसको करंट एसेट्स में नहीं लिखते हैं, इसको लास्ट लाइन में लिखते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस को। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी थोड़ा टिपिकल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस साल के शुरू में ओपनिंग 1 लाख रुपीस था, मतलब साल के शुरू में 1 लाख रुपीस डेबिट बैलेंस मतलब लॉस था। साल के शुरू में 1 लाख रुपीस डेबिट बैलेंस मतलब लॉस था, और साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0 हो गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, वैसे पहले ही क्वेश्चन में इतना टिपिकल इनको नहीं देना चाहिए था। यहाँ पे एक टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे एक टॉपिक आता है पार्ट 1 में पहली लाइन में, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो साल के शुरू में
साल के शुरू में 1 लाख रुपए लॉस था और साल के अंत में 0 लॉस हो गया। अब दिमाग लगाओ, अगर साल के शुरू में 1 लाख रुपए लॉस था और साल के अंत में 0 लॉस हो गया तो हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए इंक्रीज हुआ। नंबर लाइन को याद करो, आप नंबर लाइन को याद करो। समझो ये नंबर लाइन में सेंटर में 0 है, ये -1 है और ये +1 है, ये -2 है और ये +2 है। तो साल के शुरू में मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको। ये वाला साल के शुरू में 1 लाख रुपए लॉस था और साल के अंत में प्रॉफिट हो गया हमारा 0। अब सोच के देखो क्या हुआ कि साल के शुरू में 1 लाख रुपए लॉस था, साल के अंत में लॉस हो गया 0, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो -1 से लेकर 0 तक गया। -1 से लेकर 0 तक, तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए बढ़ गया ना। हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए इंक्रीज हुआ, तो हम इसको बोलेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन है इसलिए समझने में बहुत देर लगेगी। फिक्स एसेट का हमने अकाउंट बनाया है वर्किंग नोट्स में, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया है, स्टॉक अभी लिखा, डेटास अभी लिखा, बैंक बैलेंस अभी लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाया है वर्किंग नोट्स में, कैपिटल रिजर्व का भी अकाउंट बनाया है वर्किंग नोट्स में, जनरल रिजर्व 3 लाख और 4 लाख। अब कोई कोई ऐसे अकाउंट्स आते हैं जो आप डायरेक्टली, डिफरेंस तो इसका 1 लाख है, जनरल रिजर्व का डिफरेंस 3 लाख ओपनिंग था, ओपनिंग 3 लाख था, क्लोजिंग 4 लाख है, 1 लाख रुपीस जनरल रिजर्व बढ़ गया। क्योंकि आप लोग नए नए हो इस चैप्टर में, डिफरेंस 1 लाख ही आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, लेकिन कहां पे आएगा वो समझना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई ऐसा टिपिकल अकाउंट आ जाए जो अनटिक आइटम हो, तो आप लोग अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो वर्किंग नोट्स में जाके एक नया अकाउंट बना दो, जनरल रिजर्व अकाउंट 3 लाख और 4 लाख। जैसे ही वर्किंग नोट्स में आप जाके बनाओगे ना इसका अकाउंट, जनरल रिजर्व का 3 लाख 4 लाख, तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे वर्किंग नोट्स, एक नया अकाउंट बनाते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इसका क्लोजिंग बैलेंस था 4 लाख, तो ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, 3 लाख और 4 लाख। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस है 1 लाख। अब इसमें डिफरेंस है 1 लाख। ऑब्वियसली ये 1 लाख डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है। अब यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे होगा 1 लाख क्रेडिट, तो कहीं ना कहीं पे तो डेबिट होगा। तो जो भी रिजर्व टाइप का अकाउंट होता है, रिजर्व या प्रोविजन या फंड, कोई भी रिजर्व हो, प्रोविजन हो या फंड हो, उसका जितना भी डिफरेंस हो वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई भी रिजर्व, फंड एंड प्रोविजन, तो ये जो 1 लाख रुपीस डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन मार्क आपको मालूम है मैं कहां पे लगाता हूं, क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस। तो क्रेडिट का टोटल भी 4 लाख हो गया, डेबिट का टोटल भी 4 लाख हो गया, डिफरेंस आया 1 लाख। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भी रिजर्व होता है उनका जितना भी डिफरेंस होता है वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है। अगर यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो पीएनएल में होगा डेबिट, और 1000 बार बता दिया डेबिट मतलब ऐड। तो 1 लाख यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट, तो पीएनएल में डेबिट मतलब ऐड 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड एक्सपेंसेस, ये रहा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें ऐड एक्सपेंसेस में 1 लाख, और इसको बोलते हैं, आप लोग तो इतने मैच्योर्ड हो आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। दिमाग लगाओ, पीएनएल में हुआ डेबिट, ये देखो पीएनएल अकाउंट, ये डेबिट,
1 लाख, पीएनएल में हुआ डेबिट और जनरल रिजर्व में हुआ वर्किंग नोट्स में क्रेडिट। तो जब भी कोई अकाउंट में कंफ्यूज हो जाओ तो उसका वर्किंग नोट में छोटा सा अकाउंट बना लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आगे, अब जनरल रिजर्व के बाद एक अकाउंट है, मतलब जनरल रिजर्व के बाद ओल्ड बैलेंस शीट में है 15% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब एक तरीके से बैंक लोन। साल के शुरू में 1 लाख था, साल के अंत में 3 लाख, 3 लाख हो गया। तो 1 लाख से 3 लाख हो गया डिबेंचर्स या बैंक लोन, एक ही बात है। 1 लाख से 3 लाख हो गया बैंक लोन। तो क्यों 1 लाख से 3 लाख क्यों हो गया? अभी अपने आप से पूछो। साल के शुरू में बैंक लोन था 1 लाख, मैं डिबेंचर्स को बैंक लोन बोल रहा हूं। साल के शुरू में था 1 लाख और साल के अंत में हो गया 3 लाख, तो 2 लाख रुपए का लोन बढ़ गया। क्यों लोन बढ़ गया? क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया होगा। बैंक से लोन लिया होगा तो पैसे आएंगे। बैंक से लोन लेना मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब फाइनेंसिंग में इनफ्लो में 2 लाख। सेम उसी तरीके से डिबेंचर्स होता है। साल के शुरू में 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, साल के अंत में 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स हो गए, तो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स बढ़ गए। 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमने ये डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे। डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे तो पैसा आएगा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए फाइनेंसिंग में इनफ्लो। सेक्शन सी में, ये सेक्शन सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में 2 लाख रुपए। फाइनेंसिंग में इनफ्लो 1 नंबर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2 लाख। ठीक है, अब 1 लाख जो ओपनिंग बैलेंस है और 3 लाख जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका कुछ नहीं करना है। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं चाहिए हमको, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितना हुआ? 2 लाख। ये हमारे काम का है। डिबेंचर इश्यू किए तो पैसा आएगा। और मैं आगे आपको एक दो बातें बताऊं क्वेश्चन की। ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है और ये जो 15% डिबेंचर्स है, ये परसेंटेजेस का हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। 10% का भी हम कुछ नहीं करेंगे, 15% का भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल इनमें डेट्स दी हुई हो। अब जैसे डिबेंचर्स है, साल के शुरू में 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पर 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना हमको डिबेंचर्स पे, पर इस 15% का हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और ये जो 10% है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, उसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आगे, क्रेडिटर्स मतलब करंट लायबिलिटी 1 लाख और 4 लाख। क्रेडिटर्स मतलब करंट लायबिलिटी 1 लाख और 4 लाख, मतलब 3 लाख रुपए बढ़ गया। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल, 3 लाख रुपए बढ़ गया तो आप लोग भी बढ़ाओ, 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में ऐड करो। वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट, क्रेडिटर्स 3 लाख रुपए बढ़ गया तो मैं भी बढ़ाऊंगा क्रेडिटर्स। इंक्रीज बढ़ाऊंगा मतलब ऐड पे लिखूंगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 3 लाख। पहले 1 लाख था, फिर 4 लाख हो गया। ये क्रेडिटर्स पहले 1 लाख था, फिर 4 लाख हो गया, मतलब 3 लाख रुपए बढ़ गया, तो मैंने भी ऐड कर दिया 3 लाख। बिल्स पेएबल सेम, ये भी करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी है। अब ये साल के शुरू में था 1 लाख और साल के एंड में हो गया 3 लाख, तो 2 लाख रुपए बिल्स पेएबल बढ़ गया। 2 लाख रुपए बिल्स पेएबल बढ़ गया, 1 लाख से 3 लाख हो गया। तो 2 लाख रुपए जो बिल्स पेएबल बढ़ गया, करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल, जो 2 लाख रुपए बिल्स पेएबल बढ़ गया तो हम भी बढ़ाएंगे 2 लाख। बिल्स पेएबल 2 लाख रुपए इंक्रीज हो गया, ये 2 लाख। बिल्स पेएबल बढ़ गया तो हम भी इसको ऐड करेंगे, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल। 2 लाख रुपीस बढ़ गया तो हम भी बढ़ाएंगे 2 लाख। आगे, इसके बाद मेरे को एक पॉइंट मिला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब हंसने की या मजाक वाली बात नहीं है, थोड़ा गुस्सा आएगा आप लोगों को। हमारी ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी फिक्स एसेट्स वाली, वो सारी गलत हो गई, बताइए क्योंकि मेरा पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे ध्यान ही नहीं गया। तो हम लोगों को एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो फिक्स एसेट्स वाली फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो पूरी फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा पहले इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे ध्यान नहीं था,
1 लाख और 3 लाख। फिर से मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, पर ये जो डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट है उसमें चेंज होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख एंड 3 लाख। सुनते रहो, बहुत सारे नई नई बातें आएंगी अभी, क्योंकि एक अकाउंट हम लोग देखना भूल गए, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक मेरे को अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा नया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस होंगे, सुनते रहना। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे 4 कॉलम। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी बेटा एक्चुअली। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग में एक बार चेक करके लिख लेता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग है 1 लाख और 3 लाख। बहुत कुछ नया सिखाना पड़ेगा। अच्छा है, उल्टा अच्छा है, टिपिकल बातें पहले ही क्वेश्चन में आ जाए तो बहुत अच्छा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है 1 लाख और 3 लाख। इससे क्या होगा, ये 1 लाख क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो ओपनिंग होगा क्रेडिट, क्लोजिंग होगा डेबिट। यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड एक ही बात है, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, अब क्या क्या गलत हो गया पहले वो बताऊं। ये प्रॉफिट हमारा गलत हो गया, प्रॉफिट गलत हो जाएगा जो कैपिटल रिजर्व में गया। अब ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गलत गया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व में ये गलत हो गया। ये गलत हो गया तो बोनस की अमाउंट गलत हो गई। आपको याद होगा बोनस की अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो ये बोनस चेंज करेंगे। ये बोनस यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी चेंज करेंगे। ठीक है, बोनस चेंज होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज होगा, कैपिटल रिजर्व चेंज होगा, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इसलिए। अब एक नया एकदम कंसेप्ट मेरे को समझाना पड़ेगा, ये थियरी वाले पेजेस में नहीं समझाया मैंने, बट अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, नए फ्रेश मूड में शुरू करेंगे। अभी कुछ लिखना भी नहीं, क्योंकि बोनस वगैरह भी चेंज करना है मेरे को। पहले मेरा इस अमाउंट पे ध्यान नहीं गया, 100% मेरी गलती है, मेरा इस पे ध्यान नहीं गया, बट अभी अच्छी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स की एडजस्टमेंट चेंज करके बताऊंगा और बोनस वाली एडजस्टमेंट भी चेंज करके बताऊंगा। फिलहाल कुछ लिखना नहीं, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा एक साथ कंप्लीट हो जाए फिर एक साथ लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।